Hello students, welcome you all. Today we will continue our first chapter in employability skills, that is communication skills. So what is body language? In non-verbal communication, body language is an aspect of this communication where you can use physical behavior for conveying इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए जब हम फिजिकल बिहेवियर का यूज करते हैं तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। सो बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके आगे जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, पोस्चर, गेस्चर्स, टच, द यूज ऑफ स्पेस, आई मूवमेंट, it is also known as kinesics and kinesthetics. So what are the do's and don'ts of non-verbal messages and body language? And do like you can make eye contact, have a firm handshake, check your facial expression, be natural with your gestures, maintain a receptive posture, refrain from sending mismatched messages, watch for actions that can be taken for defensiveness, don't appear disengaged. So आप क्या क्या कर सकते हैं जब आप बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं नॉन वर्बल मैसेजेस के लिए? तो आप एक आई कांटेक्ट रख सकते हैं, एक फॉर्मली हैंडशेक कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, अपने नेचुरल गेस्चर्स का यूज कर सकते हैं, रिसेप्टिव पोस्चर का यूज कर सकते हैं, मिसमैच्ड मैसेजेस नहीं सेंड करने आपको, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आप जैसे एक फॉर्मली हैंडशेक कर रहे हैं, यहाँ पर इतना डिस्टेंस मेंटेन, आई कांटेक्ट हो रहा है। सो दीज आर द डूज ऑफ क्या आप कर सकते हैं व्हाइल यू आर यूजिंग बॉडी लैंग्वेज फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो व्हाट यू डोंट यूज, लाइक रबिंग योर हैंड टुगेदर ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटअप। जब आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में मीटअप कर रहे हैं तो आपको रब नहीं करने हैंड्स। लीनिंग बैक वाइल मीटिंग विद अ फ्रेंड, बार बार आपको पीछे की तरफ नहीं देखना अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड या क्लोज क्लिक के साथ। क्रॉसिंग योर आर्म्स ड्यूरिंग एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है तो आपको अपने आर्म्स क्रॉस नहीं करने हैं। नॉट मेकिंग आई कॉन्टेक्ट नहीं करना। मेकिंग टू मच आई कॉन्टेक्ट, एक होता है ना कि आपको नॉर्मली आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है पर आपको एक टू मच आई कॉन्टेक्ट में नहीं रहना। फिजिटिंग, टचिंग योर फेस टू ऑफन, सो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे कि आपको रब हैंड्स नहीं करने हैं, इस तरह से आपको अपने हेड को रिफ्रेन नहीं करना, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। Types of communication is categorized into two parts. First is based on the communication channels and the second is based upon the style and the purpose. And based on the communication channel, it is divided into two parts, non-verbal and verbal. In verbal, that means oral communication, or you can use the written communication. In oral, like face-to-face communication, or you can use distance communication. And the based on style and purpose, there are two types of communication, like formal and informal. So what is the meaning and importance of feedback in a communication? In previous video I have discussed about the communication cycle, that is when sender send a message to the receiver, then if receiver got the message then he or she can send the feedback that he or she received the message. So what is the meaning and importance of that feedback in a communication? Feedback is basically the final component and one of the important factor in the process of communication. It is defined as the response given by the receiver to the sender. The sender needs response of the receiver in order to decide effectiveness of communication. बेसिकली जब सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है तो रिसीवर एक रिस्पॉन्स सेंड करता है सेंडर के पास कि उसको वो मैसेज रिसीव हो गया है। इट मीन्स ही जो इफेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन की वो हमारी बनी रहती है। फीडबैक हमारा नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। सो फीडबैक में हमारा क्या क्या कवर होता है, जैसे कि रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, आपका एक ओपिनियन पता चल जाएगा, एक सर्वे हो जाएगा, एक कमेंट हमारे पास आ जाएगा, रेटिंग, रिजल्ट, एडवाइस, आइडिया। सो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर फीडबैक. So sender sends a message to the receiver while communicating and
receiver send a feedback to the sender that he or she will have received the message. So this symbol showing that this is the positive feedback and this is showing negative feedback. So feedback plays an important part in communication because it tells both the source and the receiver how their messages are being interpreted. So feedback एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, बिकॉज जो हमारा रिसीवर होता है वो एक फीडबैक दे देता है कि मुझे ये मैसेज रिसीव हो गया है और मुझे मैसेज समझ आ गया, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, और नहीं आया तो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है. इन कम्युनिकेशन प्रोसेस रिसीवर रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेस received from sender. There is the response of the receiver to sender message is called as feedback. जो रिसीवर रिस्पॉन्स करता है सेंडर को उसे हम फीडबैक बोलते हैं. और ये फीडबैक जो होता है वो नॉन वर्बल स्माइल की फॉर्म में भी हो सकता है, साइन की फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह से किसी और फॉर्म में भी हो सकता है. समटाइम्स कई बार एक ये ऑरल भी हो सकता है, एक रिटन भी हो सकता है, या कमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, क्वेश्चंस की फॉर्म में भी हो सकता है, आइडियाज़ की फॉर्म में भी हो सकता है. फीडबैक कोई ईमेल पे भी रिप्लाई कर सकता है, मैसेज के थ्रू भी कर सकता है. सो फीडबैक से हमें एक आइडिया मिल जाता है सेंडर को कि हाउ मच हिज और हर मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. फीडबैक जो हमारा होता है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है एंड नॉन स्पेसिफिक दैट इज वेग भी हो सकता है. सो फीडबैक हमारे टू टाइप्स के होता है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक. लाइक स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड डिटेल्ड और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन वेयर द स्टूडेंट डिड वेल और नॉट सो वेल. सो स्पेसिफिक फीडबैक में एक मीन्स है कि एक डिटेल्ड या एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई. जनरल फीडबैक में हम जैसे लिखते हैं गुड जॉब, यू डिड ग्रेट, इस तरह से. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स. अगर हम अपना फीडबैक रिटन कमेंट्स की फॉर्म में दे रहे हैं या वर्बल कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो हमारा एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है. ये हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल होता है स्टूडेंट की लर्निंग में. Next is active learning. Active listening means, so what is active listening? Sorry, it is active listening. And what is active listening means, like when you are paying attention, then you are active listener. Look at who is talking. Do not talk. You are asking questions, following directions, visualize what is being said. So all this comes under active listening. They see students are listening actively when somebody is discussing with you any chapter or demonstrating any chapter. Why is active listening important in the workplace? Whether we are seeking a new job opportunity, striving to earn a promotion, or working to improve in our current role, improving our active listening skills will help us succeed. Much like critical thinking and conflict resolution, this soft skill will help to improve our personality. So why is active listening important in the workplace? Because when you are seeking a new job opportunity or you are earning a promotion or working to improve in a current role, so इससे क्या होता है कि आपकी जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन सभी पार्ट्स में. जब आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं या आपको प्रमोशन मिली है, आपका करंट रोल जो है इम्प्रूव हुआ है, so this is very important. It also improve your personality also. So what is the benefits of active listener? It help us build connections. इससे हमारे जो connections होते हैं वो build-up रहते हैं एक्टिव लिसनिंग की वजह से. हमारे जो people है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कम्युनिकेट करने में ऑन रेगुलर बेसिस पे. इससे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होती हैं हमारी कोलेब्रेशन में या हमारे वर्क डन जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग. इससे हम अपने करियर में भी हमारी सक्सेस की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है. ये इससे हमारा ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है क्योंकि हम किसी को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज वी आर द एक्टिव लिसनर. इट हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. सो एक्टिव लिसनिंग टू अदर्स विल हेल्प यू डिटेक्ट चैलेंजेस. आप चैलेंजेस भी फेस ईजिली कर सकते हैं, डिफ़िकल्टीज जो भी आ रही हैं आपकी, अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में एंड it also helps in solving the problems. So what are the 4 steps to active listening? Like first is contact, absorb, reflective feedback and confirm. So what is contact? Connect with the participant who is contributing. Eye contact, open posture, non-verbal responses. Absorb,
take in all aspects of the spoken message, implicit, explicit, non-verbal clues. Do not judge or सो कॉन्टेक्ट में आपका आ जाएगा कि जैसे कि हमारा आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, ओपन पोस्चर है, नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज है, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम एक कॉन्टेक्ट में है, हम एक एक्टिव लिसनर कहे जाएंगे। एंड एब्जॉर्ब में आपका है कि अगर आप किसी को नॉन वर्बल भी क्लूज दे रहे हैं, इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली या स्पोकन मैसेज से, सो यू आर ए एक्टिव लिसनर। अगर आप किसी को फीडबैक प्रॉपरली दे रहे हैं, सो आप एक एक्टिव लिसनर है। कन्फर्मेशन, अगर आपको कोई मैसेज रिसीव हो गया है एंड जो रिसीवर है वो एक कंफर्मेशन मैसेज दे रहा है सेंडर को, सो यू आर अ एक्टिव लिसनर। नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स। व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग भी कम्युनिकेशन का पार्ट है दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू पुट देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज ऑन पेपर, टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज एंड बिलीव्स इनटू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड टू कन्वे मीनिंग थ्रू वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट। तो राइटिंग एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट जो है अपनी जो फीलिंग्स और आइडियाज है उसको एक पेपर में लिखते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को एक ऑर्गेनाइज वे में लिख सके एंड अपने मैसेज को, अपनी मीनिंग को कन्वे कर सके एक वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट की फॉर्म में। सो रिटन एक्सप्रेशन कैन बी विविड एज अ वर्क ऑफ आर्ट। सो व्हाट इज सेंटेंस? जो हमारे सेंटेंस होती हैं वो 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? जिसमें हमारे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सिंपली हमारा जो सब्जेक्ट होता है like must express a complete thought and must have only one clause. Like these are the example of simple sentences. I am out of paper for the printer. Will you help me with the math homework? So these are the simple sentences. Simple sentence is one independent clause that has a subject and a verb and express a complete thought. Next is compound sentence. A compound sentence allows us to share a lot of information by combining 2 or more related thoughts into one sentence, and it combines 2 independent clauses by using a conjunction like and. Like what is the example of compound sentence? Like I drove to the office and then I walked to the cabin. So we are combining 2 independent clauses using some conjunction. So this is the example of compound sentence. So what is the complex sentence? A complex sentence is a sentence that combine one independent clause with at least one dependent clause. So one dependent reason is dependent upon another. For example, although Rohan had some doubts, he found the course very useful. So this independent clause depend upon some dependent clause. So a complex sentence is a sentence that combines one independent clause with at least one dependent clause. So this is the example of complex sentence. So what are the kind of sentences? There are 4 kind of sentences like declarative, interrogative, exclamatory and imperative. So what is declarative sentence? Declarative sentence, for example, a simple sentence like it is the most basic type of sentence. Its purpose is to relay information and it is punctuated with a period. For example, I walked home. This is the declarative sentence. Interrogative sentence like why have not you completed your homework? Question mark. These are direct questions, interrogation. So these are punctuated with a question mark, and declarative sentence is punctuated with a period, full stop. Exclamatory sentence are like declarative sentence, but the main purpose is to express strong emotion, and these are punctuated with the exclamation mark like wow, he just got an appraisal, exclamation mark. So this is a exclamatory sentence. Next is imperative sentence, that is do not simply state a fact but rather tell someone to do something, like a friendly advice, basic instruction or command. For example, turn left at the bridge. So this is, you can say, advice or basic instruction. So this comes under imperative sentence. Next is part of speech. There are 8 part of speech: verb, noun, adverb, adjective, pronoun, preposition, conjunction and interjection. So what is noun? A noun is the name of a person, place, thing or idea, like London, flower and happiness.
Pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun, like he, she, it, they. Verb. A verb express action or being, like germ, is, become. So these are verbs. Adjective. An adjective modifies or describes a noun or a pronoun, like pretty, old. Adverb. An adverb modifies or describes a verb, an adjective or another adverb, like gently, extremely. Preposition. A preposition is a word that is placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. For example, by, with. Conjunction. Conjunction basically join word, phrases or clauses. Like this is a sentence and this and joins these two sentences. So this is the conjunction. Interjection. An interjection is a word used to express emotion, like oh, wow. So these are interjections. So these are 8 are the part of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So phrases, what do you mean of phrases? Like phrases are a group of words that work together to communicate an element of speech. So phrases are a group of words that work together to communicate an element of speech. Type of phrase, like noun phrase. A noun phrase is any noun or pronoun along with its modifier. These are the examples of noun phrase: school children, yesterday newspaper. Next is verb phrase. Verb phrase is any number of verbs when working together, like had been sleeping, will contact, may have written. This is verb phrase. Next is prepositional phrase, like during the year, despite complaints. Okay, a prepositional phrase always starts with a preposition. It always starts with a preposition and ends with a noun or pronoun. Next is verbal phrase. There are 3 types of verbal phrase, like participial phrase, gerund phrase and infinitive phrase. These are the types of verbal phrase. So this is the participial phrase: watching silently, driven to succeed. Gerund phrase, like practicing helped a lot, I love reading. So this is gerund phrase. Infinitive phrase. An infinitive phrase is a group of words that uses the infinitive and its modifier. Okay. Appositive phrase. An appositive phrase is a phrase that renames an earlier noun or pronoun, like my best friend Nick Palico loves scuba diving. So we are just using a phrase that renames an earlier noun or pronoun. Next is absolute phrase. These phrases are not closely connected to rest of the sentence. They don't describe a specific word but modify the whole sentence. Okay students.